हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो आपका 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट थर्ड में एग्ज़ाम हुआ था। उसमें से जो जीके और जीएस वाला पार्ट है जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम वो भी प्रश्न एनालाइज करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स के बाई ग्रुप एग्जाम या फिर नेवी एसएसआर एमआर और एनडीए की, तो आप भी जो ये सीरीज चल रही है इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं और आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। पहले तो हम डिस्कस करते हैं चार मीनार से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहले तो आपसे पूछेगा चार मीनार की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, चार मीनार की स्थापना 1591 में हुई थी। कब हुई थी? 1591 यानी 1591 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आपसे पूछेगा चार मीनार की जो स्थापना की थी वो की किसने थी। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। कब हुई थी? 1591 यानी 1591 में हुई थी। फिर पूछेगा कि इसकी स्थापना की किसने, तो याद रखिएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 144 फुट। कितनी है? 144 फुट। अगर मीटर में दे देगा तो 49 जो मीटर है वो टोटल इसकी लेंथ है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे चार मीनार जो है वो किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा वो हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा वो हैदराबाद में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप चाहते हैं कि डेली इसी तरह एक एसएससी जीडी के पेपर जो ऑफिशियल है उसको डिस्कस किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा और लाइक करिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में भी यह लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए डेली इसी तरह एक एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर को सॉल्व करते रहें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है? टेस्ट क्रिकेट के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले विश्व के एकमात्र गेंदबाज हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो भारत के ही इरफान पठान हैं। कौन है? भारत के इरफान पठान हैं, जिन्होंने यह कारनामा 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध किया था। और ऐसा करने वाले यह विश्व के एकमात्र गेंदबाज हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले इरफान पठान ने यह कारनामा कब किया था, तो 2006 में किया था। अगर पूछ ले किस टीम के विरुद्ध किया था, तो पाकिस्तान के विरुद्ध यह कारनामा किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप के बारे में, तो यह जो स्थित है यह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। किस नदी के ऊपर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता कि यह जो माजुली द्वीप है यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उसको भी आप नोट करिएगा, यह भारत के असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है और असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अब बात आती है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, हम आपको लिखा देते हैं। अगर आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो निकलती कहाँ से है या इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो तिब्बत की जो मानसरोवर झील है यहाँ से निकलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, फिर आपसे अगर पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र नदी, जिनकी जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। कितनी टोटल लेंथ है? 2900 किलोमीटर। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है और 2900 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। ठीक है, और यह भारत के मात्र 2 राज्यों में बहती हैं। पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और दूसरा आपका हो जाएगा असम। ठीक है, और अगर पूछ ले विश्व में कितने देशों से होकर निकलती हैं, तो विश्व के मात्र 3 देशों से होकर बहती हैं। पहला हो जाएगा आपका तिब्बत, दूसरा हो जाएगा आपका बांग्लादेश और तीसरा हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लेगा
ब्रह्मपुत्र नदी को जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर आपसे पूछे कि इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से, तिब्बत में सांगपो के नाम से, और भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा भी बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। तो इतने सारे पॉइंटों को आप एक तरफ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वहाँ से बन जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? यानी नीली जो क्रांति हुई थी वो जो ऑप्शन रखे हुए हैं आपको बताना है किससे संबंधित है। तो नीली जो क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसमें ए लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे नीली क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो इसको आप नोट करिएगा, हीरालाल और अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का भारत में जनक माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है तिलहन। अगर आपसे पूछ ले कि जो पीली क्रांति का संबंध है वो किससे है, तो याद रखिएगा तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है दुग्ध। तो दुग्ध से आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो वो हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसको माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भारत में माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है खाद्यान्न। तो अगर आपसे पूछे हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्रांतियां लिखी हुई हैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो पहले हम डिस्कस करते हैं चुनाव आयुक्त से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। अगर आपसे पूछ ले भारत में चुनाव आयुक्त की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयुक्त की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसीलिए 25 जनवरी को ही भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जो चुनाव आयुक्त है उसके लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल नंबर मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर जो 324 लिखा हुआ है वो चुनाव आयुक्त के बारे में बताता है। ठीक है। अगर उसके बाद आपसे पूछ ले कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे टी.एन. शेषन, यानी कि टी.एन. जो शेषन थे वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे सुनील अरोड़ा। ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें आपसे पूछा गया था भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वो थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी, जो कि 1990 में 9वीं नंबर की मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर बी देखें तो उसमें लिखा हुआ है मीरा कुमार। तो ये पहली महिला ऐसी थी जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ अन्ना जार्ज। तो ये पहली महिला अधिकारी थी जो IAS बनी थी। ठीक है। अगर IPS पूछ लेता तो किरण बेदी हो जाएगा, अगर IAS पूछ ले तो वो अन्ना जार्ज हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। क्या कह रहा है? किस पाकिस्तानी जनरल ने 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो 1999 में जो सैन्य शासन लागू किया था वो किया था परवेज मुशर्रफ ने। किसने किया था? परवेज मुशर्रफ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो अगर आपसे पूछ ले द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में, तो इसको जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो है चार्ल्स डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो अगर आपसे पूछे गांधी इरविन समझौता के बारे में, तो ये जो हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1931। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, इसमें गांधी और इरविन के बीच में जो साइन किया गया था, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो भगत सिंह थे उनकी जो फांसी की सज़ा थी उसको माफ़ न करने के लिए इन्होंने ये साइन किया हुआ था। इसीलिए जब 1931 में जो कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, वहाँ पर जब महात्मा गांधी पहुँचते हैं तो उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले महात्मा गांधी को काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए गए थे, तो याद रखिएगा 1931 के जो कराची कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, वहाँ पर ही महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी विशेष कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो ये जो कानून और अधिकार को रोकने के लिए एक विशेष शक्ति दी जाती है, उसको कहा जाता है वीटो पावर। क्या कहा जाता है? वीटो पावर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, 2018 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई थी? तो 2018 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई थी वो चुनी गई थी श्रीदेवी। कौन चुनी गई थी? श्रीदेवी। ठीक है, उसके बाद जब 2019 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी जाती हैं वो आपकी चुनी जाती हैं कीर्ति सुरेश। कौन चुनी जाती हैं? कीर्ति सुरेश। ठीक है, और जो आपके 2020 में पुरस्कार दिए गए, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई वो चुनी गई थी आलिया भट्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सेशन को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला हुआ है, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है, वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? पहली बात तो जो ये 2020 में ओलंपिक होने थे, इनको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये जो ओलंपिक होंगे ये आपके होंगे 2021 में। कब होंगे? 2021 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कब से कब तक होंगे, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ये ओलंपिक खेल किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो ओलंपिक खेल होंगे ये होंगे आपके जापान के टोक्यो में। कहाँ पर होंगे? जापान के टोक्यो में। ठीक है, और ये समर ओलंपिक हैं। ठीक है, अब जो आगामी प्रतियोगिताएं हैं ओलंपिक से रिलेटेड, उनको भी हम लिख देते हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले इसके बाद 2022 में विंटर ओलंपिक होंगे, वो कहाँ होंगे? तो वो आपके होंगे चीन के बीजिंग में। कहाँ पर होंगे? चीन के बीजिंग में। ठीक है, उसके बाद जो आपके 2024 में फिर से समर ओलंपिक होंगे, अगर वो आपसे पूछ ले तो वो आपके होंगे पेरिस में। कहाँ पर होंगे? पेरिस, यानी कि फ्रांस में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले थोड़ा पीछे हटके, अगर आपसे पूछ ले कि 2018 में जो आपके विंटर ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे, तो ये जो विंटर ओलंपिक हुए थे वो हुए थे आपके प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में। कहाँ हुए थे? प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई भी यहाँ से प्रश्न बनता है तो उनको याद करिएगा और आराम से आप वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्न में कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर
ए लिखा हुआ है शुभा मुद्गल, ये भारत की प्रमुख शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में एक आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इनका जो संबंध है वो है यूपी से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अगर आपसे पूछ ले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये जो स्थापना की थी वो की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना हुई कब थी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब बनाया गया था, तो 4 फरवरी 1916 को बनाया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट आप नोट और कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है ये इसका पुराना नाम था। ठीक है, अगर पूछ ले यह कहाँ पर स्थित है, तो यह यूपी के वाराणसी में स्थित है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं और 4 फरवरी 1916 को यह बनता है। एनी बेसेंट भी इसकी सहयोगकर्ता रहती हैं और इसका जो पुराना नाम है वो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कह रहा है, फरवरी 2019 में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। तो अगर आपसे पूछे कि जो फरवरी 2019 में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में, तो वो बनाए गए थे सीके खन्ना। कौन बनाए गए थे? सीके खन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे वर्तमान में पूछ ले तो वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो है सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, और अगर आपसे पूछे बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है आपके मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। ठीक है, और क्रिकेट की सबसे बड़ी जो संस्था है आईसीसी, अगर उसका आपसे मुख्यालय पूछ ले तो वो आपका हो जाएगा दुबई। ठीक है, उसके अगर आपसे प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष पूछ ले तो वर्तमान में जो उसके अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, उसकी अगर आपसे स्थापना पूछ लेता है तो 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई थी। तो इतने जो पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं आपको पॉइंट इसलिए और बताता हूं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका आगामी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको छोड़कर मत आइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक जल संधि है, यानी जल डमरू मंडल भी उसको कहा जाता है, वो है पाक जल संधि। कौन सी संधि है? पाक जल संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन जो रेखा है यह भारत और चीन के बीच में है। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। बी में लिखा हुआ रेड क्लिप, तो रेड क्लिप जो रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल, तो अगर आपसे पूछे 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, तो यह भारत के अंडमान निकोबार में स्थित है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कि खरीफ फसलें जो बोई जाती हैं वो किस मौसम से बोई जाती हैं, या खरीफ फसलों को बोने की शुरुआत किस मौसम से की जाती है। तो उसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वर्षा, यानी वर्षा ऋतु से खरीफ फसलों को बोने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, अगस्त 1958 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, और इस जो अधिवेशन ये आपका आया ब्रिटिश से, इसको क्या कहा गया? तो ब्रिटिश से जो अगस्त 1958 में एक अधिनियम पारित हुआ था, इसको कहा गया था भारत सरकार अधिनियम। क्या कहा गया था? भारत सरकार अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी में स्थित है। यानी कि आपसे पूछ रहा है भारत का ऐसा कौन सा रेगिस्तान है जो आपका पश्चिम में पड़ता है।
तो वो जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान की जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वो भारत का ऐसा रेगिस्तान है जो कि पश्चिम में पड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है अरावली की पहाड़ियाँ, वो इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ कैमूर की पहाड़ियाँ। तो अगर आपसे पूछ ले कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं या किस राज्य में पड़ती हैं, तो यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती हैं कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यह भारत के तमिलनाडु में पड़ती हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों से एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोदा बेटा। क्या कहा जाता है? दोदा बेटा। ठीक है, तो सभी पॉइंटों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है निम्न में कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो परिसंचरण जो प्रणाली है उनमें जो हिस्सा नहीं है वो आपका हो जाएगा बिल्ली। बिल्ली जो ऐसा है यह परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश निम्न में नहीं किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। क्या होता है? NaOH, जिसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो अखबार बनाने में भी किया जाता है, बर्तनों की जो चिकनाई होती है उसको साफ करने में भी किया जाता है, साबुन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। बट जो अचार परिरक्षित यानी कि अचार को सुरक्षा करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष थे जिन्होंने 2018 को अपना इस्तीफा दिया था। तो पहले तो हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, क्योंकि यहाँ से कई सारे जो ऐसे पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1934 का ये अधिनियम था और 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बनाया गया था वो कलकत्ता बनाया गया था। इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो 1937 में मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, कब किया गया था? 1937 में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि जो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो याद रखिएगा इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, इसके लिए एक आयोग का भी गठन किया गया था जिसको यंग हेल्टन आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछ ले पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो पहले जो भारतीय अध्यक्ष थे वो 1943 में बने थे CD देशमुख। कौन बने थे? CD देशमुख। अगर आपसे पहले अध्यक्ष पूछे तो वो हो जाएंगे ऑसबोर्न स्मिथ। अगर पहले भारतीय अध्यक्ष पूछ ले तो वो आपके हो जाएंगे CD देशमुख। ठीक है, अब इस प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया था जिन्होंने 2018 में अपना इस्तीफा दिया, तो वो थे उर्जित R पटेल जिन्होंने 2018 को अपना इस्तीफा दिया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कौन से नंबर के गवर्नर थे, तो ये 24वें नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। ठीक है, इन्हीं के समय में ही 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी भी हुई थी। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो हमारे 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 22। कह रहा है AG एक महंगी नरम सफ़ेद चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि सीधा सीधा अगर आपसे बात कर लें तो AG जो रासायनिक सूत्र लिखा है या रासायनिक नाम लिखा हुआ है यह किसका नाम है, तो यह जो है यह चांदी को
आपका रासायनिक जो नाम है वो है Ag यानी अर्जेंटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो रासायनिक सूत्र है वो है Al। अगर पारा पूछ ले तो पारा का हो जाएगा Hg। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले सोना का, तो सोना का हो जाएगा Au। क्या हो जाएगा? Au। चांदी का Ag और सोना का Au। ठीक है, चलिए बात करते हैं 23। कह रहा है डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो आपकी हो जाएगी कान की हड्डी। कौन सी हो जाएगी? कान की हड्डी, जिसको कहा जाता है स्टेपीज। क्या कहा जाता है? स्टेपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ जांग की हड्डी। तो जांग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसको फीमर भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, जिसको स्टेपीज कहा जाता है। अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले तो उसको जांग की हड्डी कहा जाता है, जिसको कि फीमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 24। कह रहा है कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो कथकली अगर आपसे पूछ ले तो यह जो संबंधित है यह केरल राज्य से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? केरल राज्य से। ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में जो डांस फॉर्म किया जाता है वो कथक किया जाता है। कौन सा? कथक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ झारखंड। तो झारखंड का जो प्रमुख नृत्य है वो आपका हो जाएगा छऊ और पायका। कौन सा हो जाएगा? छऊ और पायका। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का अगर आपसे शास्त्रीय जो नृत्य है वो पूछ ले तो वो आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की। कह रहा है भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत के इस्पात संयंत्रों में से जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वो है टिस्को। कौन सा है? टिस्को। टिस्को जिसको कि टाटा स्टील लिमिटेड फैक्ट्री भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1907 को हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टिस्को जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए भिलाई इस्पात संयंत्र की। अगर आपसे पूछे भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले किस पंचवर्षीय के तहत हुई थी तो सेकेंड पंचवर्षीय जो कि आपकी हुई थी 1956 से 1961 के बीच में, उसी के तहत भिलाई कारखाना की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है राउरकेला। तो राउरकेला अगर आपसे पूछ ले तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये भी 1955 में की गई थी, और ये भी सेकेंड पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था, और यह ओडिशा में स्थित है तथा जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर जो स्टील पावर प्लांट है इसको पश्चिम बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था और 1959 में किया गया था, और अगर पूछ ले किसकी सहायता से तो ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, भिलाई इस्पात कारखाना जो कि छत्तीसगढ़ में है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया, रूस की सहायता से लगाया गया। राउरकेला अगर पूछे तो 1955 में लगाया गया, सेकेंड पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया, और यह उड़ीसा में स्थित है और जर्मनी की सहायता से लगाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया, 1959 में लगाया गया, सेकेंड पंचवर्षीय में लगाया गया और ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन था उसको हमने कंप्लीट किया। सेशन कैसा लगा इसको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और डेली अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए डेली इसी तरह अगर आप सपोर्ट करते हैं तो एक प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय